आज का पहला सवाल है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद, स्वयंभू, राजामुंज, पुष्पदंत। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजामुंज। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राजामुंज को किया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पुष्पदंत को, बी है धनपाल को, सी है शालिभद्र सूरि को, डी है स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू देव निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। स्वयंभू देव कृत पौम चरऊ 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि कवि भी माना गया है, आदि काव्य भी माना गया है। यानी स्वयंभू का जो ग्रंथ है पौम चरऊ, वह अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये सरहपा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी हेमचंद। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन नंबर ये है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र और दत्त। तो क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की कृति का नाम है। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा या पौम चरऊ। तो स्वयंभू का जो कृति है, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है, वह कौन सी रचना है? वो कृति है पौम चरऊ। क्या है? पौम चरऊ। पौम चरऊ में कितने संधि शंभू ने जोड़े? 83। कितने? 83। ये क्या है? ये राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, पौम चरऊ किसकी रचना है? पौम चरऊ किसकी रचना है? तो क्या आंसर होगा? पौम चरऊ स्वयंभू की रचना है। किसकी है? स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? यानी इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण में, परमात्मा प्रकाश में, भविष्यत कहा में या पौम चरऊ में? तो सीता का संबंध रामायण से है और इसमें से जो रचना है पौम चरऊ रामायण से जुड़ा हुआ रचना है। किनकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। तो क्या आंसर होगा? पौम चरऊ में। पौम चरऊ में लिखा है कि परीक्षा के बाद, अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भविष्यत कहा, बी है योगसार, सी है परमात्मा प्रकाश और डी है पाहुड़ दोहा। इनमें से कौन सी ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो भविष्यत कहा माना जाता है। भविष्यत कहा लौकिक चरित काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, कनकामार या धनपाल। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
पुष्पदंत को। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोनों याद रखना, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू और अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ये महापुराण, बी जय कुमार चरेऊ, सी जसहर चरेऊ, डी पउम चरेऊ। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पउम चरेऊ रचना किनकी है? स्वयंभू की रचना है, तो यह रचना इनका नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पउम चरेऊ। पउम चरेऊ किनकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पउम चरेऊ, रीठोमणि चरेऊ, स्वयंभू छंद या महापुराण? तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है महापुराण स्वयंभू की रचना नहीं है। महापुराण किनकी रचना है? तो महापुराण पुष्पदंत की रचना है। अगला प्रश्न है, मित्रों थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, कम समय में ज़्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिए। रिवीजन क्लास है, आप एक एक प्रश्न को देखते जाइए। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत हैं। कौन है? पुष्यदंत हैं। कहीं पुष्पदंत कहीं पुष्यदंत मिलेगा, तो महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जय कुमार चरेऊ और जसहर चरेऊ। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा का भी स्थान मिला है। महापुराण में राम कथा का भी स्थान मिला है। यहाँ से महत्वपूर्ण है, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन की घटना? 63। याद रखना, कितने? 63। महापुराण किनकी रचना है? तो पुष्यदंत की रचना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। और सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले भी कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय में सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गजल इत्यादि क्या है? प्रसिद्ध हैं। प्रश्न आता है कि वह कौन सा कवि है जिनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं? तो अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। मित्रों हम आपको पहले भी बता चुके हैं, परीक्षा में एक ही सवाल को घुमा फिरा कर पूछता है, पर सवाल वही रहता है। तो खड़ी बोली को हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है खड़ी बोली से? तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी पहेलियां का जब भी आ जाएगा जिक्र तो आपके दिमाग में बैठा लेना, अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या कोई उद्देश्य नहीं। तो याद रखना, अमीर खुसरो मनोरंजन के लिए मुकरियां और पहेलियां लिखते थे। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में पहेलियों एवं
मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो, हेमचंद्र, स्वयंभू, विद्यापति। हम आपको बता चुके हैं पहेलियां और मुकरियां जहां आ गया तो आपका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल में पहेलियों और मुकरियों की रचना करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? ए पाहुड़ दोहा, बी राउल बेल, सी प्राकृत पेलगम, डी वर्ण रत्नाकर। तो शिलांकित कृति का नाम आ गया तो शिलांकित कृति है राउल बेल। कौन सी है? राउल बेल है। राउल बेल क्या है? तो शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति राउल बेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नख सीख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का भी प्रयोग किया। तो प्रश्न यहाँ ये भी आता है कि राउल बेल किस प्रकार का काव्य है? तो याद रखना चंपू काव्य है। कौन सा है? चंपू काव्य है। और शिलांकित कृति भी है राउल बेल। इसके रचनाकार कौन है? तो राउल बेल के रचनाकार जो है वे रोड़ा नामक कवि हैं। कौन है? रोड़ा नामक कवि है। अगला प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है, राउल बेल किस तरह की रचना है? राउल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक या प्रेमाख्यानात्मक प्रबंध काव्य? तो क्या आंसर होगा? राउल बेल के बारे में भी बताए। राउल बेल किस प्रकार की काव्य है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रहते हैं। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? ये राउल बेल, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर, डी कुवलमाला। तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है महाकाव्य है, गद्य काव्य है, छंद है या व्याकरण है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, क्या है? महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद या व्याकरण? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी व्याकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण है। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर, हेमचंद्र या रोड़ा? तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र, दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार है वो कौन है? दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। याद रखना, हम परीक्षा में सवाल एक ही सवाल को बार बार घुमा फिरा कर पूछता है। तो निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ की बात हो तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? निम्न में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कन्हप्पा, सारंधर, कुकुरिप्पा। तो आपको बता दिए थे कि जो सिद्ध लोग थे, सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में क्या जोड़ते थे? पा शब्द जोड़ते थे। तो विरूपा में पा है, कन्हप्पा में पा है, कुकुरिप्पा में पा है, लेकिन सारंधर में पा नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सारंधर। सारंधर क्या है? तो सारंधर 84 सिद्धों में नहीं है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 65, 72, 66?
तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 किसने बताया? तो सिद्धों की संख्या 84 बताने वाले कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। सिद्धों और नाथों से किनका संबंध था? राहुल सांकृत्यायन का था। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई? 84। सिद्ध अपने नाम के अंत में क्या जोड़ते थे? तो पास शब्द जोड़ते थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। ये क्या था? तो आदिकाल में इसी प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य कहाँ था? तो भक्ति काल में था। निर्गुण की उपासना भी भक्ति काल में था। जबकि जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन जो था वो आदिकालीन साहित्य में रचना हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन नंबर ए है खड़ी बोली, बी है ब्रज भाषा, सी है अवधी भाषा और डी है डिंगल पिंगल। तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ जो लिखे गए थे वे ब्रज भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? ब्रज भाषा में लिखे गए थे। परंतु शैली की बात हो तो रासो ग्रंथ की जो शैली थी डिंगल और पिंगल थी। रासो ग्रंथ की शैली थी वो डिंगल और पिंगल थी, परंतु भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा। भाषा ब्रज और शैली डिंगल और पिंगल। अगला प्रश्न है, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो आदिकालीन साहित्य में याद रखना रासो काव्यों में रासो का वीर काव्य है तो आश्रयदाताओं का तो अतिरंजन पूर्ण वर्णन तो होगा ही, इतिहास और कल्पना का भी सम्मिश्रण होगा और युद्धों का सजीव चित्रण तो होगा ही क्योंकि वीर काव्य है। लेकिन कृष्ण लीला का प्रतिपादन ये नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कृष्ण लीला का प्रतिपादन वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में नहीं था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल? तो हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, विशलदेह रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो विशलदेह रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गेय शैली का प्रयोग किया गया है। विशलदेह रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अब बताइए विशलदेह रासो किस प्रकार का काव्य है? तो विशलदेह रासो रासो ग्रंथ है परंतु वीर काव्य नहीं है, यानी वीर गाथात्मक काव्य नहीं है। किस प्रकार का काव्य? तो श्रृंगारिक काव्य है। विशलदेह रासो श्रृंगारिक काव्य है और किस शैली में है? तो गेय शैली में है। याद रखना विशलदेह रासो का जो रचना है वो कितना में हुआ था? तो 1155 ईस्वी। 1155 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विशलदेह रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल, चंद्रबरदाई, धनपाल, जगनिक। तो विशलदेह रासो के रचनाकार कौन है? तो विशलदेह रासो के रचनाकार है नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। अगला प्रश्न है, विशलदेह रासो में विशलदेव की पत्नी कौन है? विशलदेह रासो में विशलदेव की पत्नी कौन है? राजमती, रूपमती, नागमती या ज्ञानमती? तो विशलदेह रासो में राजा की पत्नी कौन है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मित्रों। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदिकाल का सीरीज चला रहे हैं। बहुत सारे
बहुत सारे प्रश्न सीरीज आपके प्ले लिस्ट में अपलोड है, भारतीय विजन क्लासेस के प्ले लिस्ट में, वहाँ से भी जाकर आप दे सकते हैं। ये तीसरा आदिकाल का तीसरा कह सकते हैं कि काव्य सीरीज प्रश्न सीरीज चल रही है, और सभी प्रश्न सभी परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे, और परीक्षा में बैठने से पहले आपको यह पता चल जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आते हैं। तो यहाँ रिवीजन करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का रिवीजन कर ले। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आ ही चुके हैं। तो यहाँ प्रश्न है, बिसलदेव रासो में बिसलदेव की पत्नी कौन है? बिसलदेव रासो में बिसलदेव की पत्नी कौन है? तो क्या होगा सर? आंसर हो जाएगा राजमती। क्या होगा? राजमती। अगला सवाल है, बिसलदेव रासो के रचयिता हैं कौन है? तो बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम एवं श्रृंगारिक काव्य है? तो प्रेम एवं श्रृंगार काव्य कौन सा है? तो अभी हम आपको बताए थे कि जितने भी रासो ग्रंथ थे सभी क्या थे? सभी रासो ग्रंथ जो थे वे वीरगाथात्मक काव्य थे, परंतु उसमें से एक ऐसा रासो ग्रंथ था बिसलदेव रासो जो वीर ग्रंथ ना होकर प्रेम एवं श्रृंगारिक काव्य ग्रंथ है। तो क्या आंसर होगा? बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो जो है रासो ग्रंथों में वीर ग्रंथ ना होकर एक श्रृंगारिक ग्रंथ है, प्रेम काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, यह रासो ग्रंथों में वो कौन सा ग्रंथ है? तभी चर्चा हुआ था बिसलदेव रासो, क्योंकि बिसलदेव रासो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, और वह क्या है? एक श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है? एक श्रृंगारिक काव्य है, न कि वीर काव्य है। अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र? तो राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? तो बिसलदेव उड़ीसा गया था। कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। इसको विस्तार से हम देख लेते हैं एक बार। बिसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती, बिसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रतिग्रही अरुचि तथा सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। यानी जो काव्य बिसलदेव रासो, इसमें राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय का विवाह है, फिर वियोग है और अंत में मिलन भी हुआ है। इसलिए यह एक वीर काव्य न होकर एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है? किस रासो ग्रंथ को आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रबरदाई का पृथ्वी राज रासो, नरपति नाल्ह का बिसलदेव रासो, जगनिक का परमाल रासो या दलपति विजय का खुमान रासो? तो क्या आंसर होगा? तो आल्ह खंड के नाम से किस रासो ग्रंथ को जाना जाता है? तो वह है जगनिक का परमाल रासो। जगनिक का परमाल रासो। जगनिक का परमाल रासो ग्रंथ को आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के विरह, आल्हा और उदल की वीरता की गाथा है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस तरह आल्हा खंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा में से प्रकाशित कराया। यानी आल्हा खंड में है, उसमें दो वीरों का भी वर्णन है, आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। इसलिए परमाल रासो का एक और नाम है आल्ह खंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में
आल्ह खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो आल्ह खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वो काव्य है परमाल रासो। परमाल रासो जो है उत्तर प्रदेश में आल्ह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य में के रूप में रचने वाले कवि कौन है? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक या चंबरदाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जगनिक। क्योंकि परमाल रासो के जो रचयिता है वो जगनिक है और उन्होंने आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचे हैं। तो क्या आंसर होगा? जगनिक। आल्हा और उदल जिसकी वीरता का वर्णन है किस काव्य में? परमाल रासो में। वो परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। कौन है? जगनिक है। परमाल रासो का एक और नाम क्या है? तो परमाल रासो का एक और नाम क्या है? आल्ह खंड भी है। अगला प्रश्न है, आल्ह खंड का दूसरा नाम है। आल्ह खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो या हमीर रासो? आल्ह खंड का दूसरा नाम है तो क्या नाम है? तो आल्ह खंड का दूसरा नाम जो है वो है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों के वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमान रासों में या हमीर रासों में? तो आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है? तो परमाल रासों में मिलता है। अगला प्रश्न है, कवि जगनिक की रचना का नाम है। कवि जगनिक की रचना का नाम है खुमान रासो, मृगावती, आल्हखंड या पद्मावती? तो कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? तो कवि जगनिक की रचना जो है वो आल्हखंड है। आल्हखंड को क्या कहते हैं? तो परमाल रासो भी कहते हैं। तो जगनिक की रचना का नाम क्या है? आल्हखंड है। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? परमाल, जगनिक, कीर्तिदत्त या औरंगजेब? तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा परमाल के क्या थे? सामंत थे। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है नलह सिंह, जगनिक, हेमचंद्र, सारंधर? तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। जगनिक जो है परमाल रासो काव्य कृति के रचनाकार हैं। परमाल रासो का एक और नाम क्या है? तो आल्ह खंड है। अगला प्रश्न है, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार? किस विधा की रचना है? 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार? ये किस विधा की रचना है? क्या है? सोहर है, कजली है, बिरहा है या आल्हा है? तो क्या होगा? तो यह क्या है? यह आल्हा है। क्या है? आल्हा है। उपर्युक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासो से ली गई है। जो 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है? तो जगनिक रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यंत्र दुर्लभ है। युद्ध के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोकगाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्हा विधा है। क्या है? आल्हा विधा है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस? तो वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है?
तो क्या नाम है प्रबंध काव्य का, क्या नाम है? तो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य जो है वे पृथ्वीराज रासो है। कौन है? पृथ्वीराज रासो है। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय यानी खंड तथा 16,306 छंद हैं। याद रखना, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं पृथ्वीराज रासो से, तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, कितने खंड हैं या कितने सर्ग हैं। तो याद रखना पृथ्वीराज रासो में 69 छंद हैं। कितने हैं? 69 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। तो यहाँ से पृथ्वीराज रासो से परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वे 3-4 प्रश्न हमेशा पूछते ही रहते हैं। कि पहला प्रश्न ये पूछता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबर दाई। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबर दाई है। किनके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये प्रश्न आता है 69 याद रखना। पृथ्वीराज रासो में कितने समय है, कितने सर्ग है, कितने खंड है? तो 69 खंड है, याद रखना। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि महाकवि किसे कहा माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबर दाई को माना है। और प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो चंद्रबर दाई की कृति पृथ्वीराज रासो को माना है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? अभी हम चर्चा किए थे। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य की चर्चा हो तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। यहाँ कामायनी है, ये आधुनिक काल से जुड़ा हुआ रचना है। साकेत भी है, आधुनिक काल से जुड़ा हुआ रचना है। रामचरितमानस भक्ति काल से जुड़ा हुआ रचना है। कामायनी किनकी रचना है? तो कामायनी जो महाकाव्य है यह किनका है? जयशंकर प्रसाद। साकेत किनका महाकाव्य है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है। रामचरितमानस किनका महाकाव्य है? तो रामचरितमानस तुलसीदास का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? यानी पृथ्वीराज जो था किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। तो याद रखना पृथ्वीराज जो थे वो किनके प्रति अनुरक्त थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वे संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। किनके प्रति अनुरक्त थे? तो संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। अनुरक्त मतलब यानी पृथ्वीराज संयोगिता से प्रेम करते थे और संयोगिता भी पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज को बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद सहन न कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। ध्यान देना, एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। पृथ्वीराज जो थे वे जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे और संयोगिता भी पृथ्वीराज के प्रति अनुरक्त थी।
पृथ्वीराज के बढ़ते उसका उत्कर्ष को जयचंद सहन न कर सके और मन ही मन उनसे द्वेष भाव रखने लगे और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज को गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले गए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता जो है सोमेश्वर है। कौन है? सोमेश्वर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? देखिए प्रश्न एक ही प्रश्न को कई बार घुमा फिरा कर पूछता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंदबरदाई है। अब यहाँ है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 है, सूची 2 दिया हुआ है और नीचे कूट भी दिए हुए हैं। नीचे कूट है, उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले मिला लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो, तो पहले बिसलदेव रासो नरपति नाल और खुमाल रासो दलपति विजय। देखिए जब भी मिलान वाला आता है तो मिलान वाला सबसे पहले मिलाने के लिए आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले उसको मिला लेना है जो आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो बिसलदेव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, परमाल रासो जगनिक और खुमान रासो दलपति विजय। तो क्या होगा? पहला का ये का, दूसरा बी का, चौथा सी का पहला और डी का तीसरा। तो मिला लेंगे कौन है? ये का दूसरा, बी का चौथा, ये का दूसरा, बी का चौथा। अब यहां देखते हैं कौन सा है। ए का दूसरा, बी का चौथा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यहां देख लीजिए, बिसलदेव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय। अगला प्रश्न है, खुमान रासो का रचयिता कौन है? खुमान रासो का रचयिता कौन है? जगनिक, नरपति नाल, चंदबरदाई या दलपति विजय। तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय है। कौन है? दलपति विजय है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो कौन है? दलपति विजय है। एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछता है मित्रों। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं। जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, सिख साहित्य ये नहीं है, नाथ साहित्य है। यानी जैन, सिद्ध और नाथ है परंतु सिख साहित्य नहीं है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सिख साहित्य जो है वो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? यानी इसका कहने का मतलब ये है, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल किसने कहा था? यानी हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो वीरगाथा काल की बात हो तो देखते ही आंसर देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का जो समय सीमा दिया था इस संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत दिया था। तो क्या आंसर होगा? तो वीरगाथा काल की जब भी चर्चा हो तो देखते जवाब देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो क्या समय सीमा है? विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। बिल्कुल सही है और यही इसका सही आंसर है। तो क्या होगा? विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
वीर गाथा काल की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है, अर्थात आदिकाल की रचना नहीं है? संदेश रासक है, जय मयंक जस चंद्रिका भी है, आल्हा खंड भी है जिसे परमाल रासक कहते हैं, लेकिन भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल नहीं है। ये क्या है? ये भक्तमाल जो है ये भक्ति काल की रचना है। बाकी सभी रचना क्या है? सभी रचनाएं आदिकाल की है। और आदिकाल को ही क्या कहा जाता है? आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। और वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? अब पहले था कि कौन सी रचना आदिकाल का नहीं है, अब यहाँ आ गया इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। चंद्रबरदाई बिल्कुल है। चंद्रबरदाई का रचना कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। जगनिक बिल्कुल है। जगनिक की रचना कौन सी है? परमाल रासो है। दलपति विजय भी है, लेकिन नाभादास नहीं है। नाभादास क्या है? नाभादास जो है वे भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। बाकी कवि क्या है? आदिकाल के हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सुरसागर। सुरसागर आदिकाल की रचना नहीं, ये भक्ति काल की, ये तो नहीं होगा। विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। तो बीजक भी भक्ति काल की रचना है, भ्रमर गीत भी भक्ति काल की रचना है, परंतु विद्यापति पदावली जो है यह क्या है? ये आदिकाल की रचना है। किनकी रचना है? आदिकाल की रचना है। किनकी? तो विद्यापति की रचना है। यानी पदावली जो है विद्यापति की रचना है और एक आदिकाल की रचना है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत रस, हास्य रस, करुण रस या वीर रस। तो क्या आंसर होगा? आदिकालीन साहित्य के जो प्रमुख रस की बात हो तो वीर रस होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या होगा? वीर रस होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 10, 12, 16, 14। याद रखना, विद्यापति ने कुल 1 दर्जन ग्रंथों की 14 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो 14 ग्रंथों की रचना की थी विद्यापति ने। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? पहाड़ी, मैथिली, अवधी या पिंगल? यही बताए, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो विद्यापति के पद किस भाषा में है? तो मैथिली भाषा में है। इसी के आधार पर इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कृतिलता, कृति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृति पताका। इनका ऐसी रचना है जो अभी तक संपादित तो हुआ है परंतु प्रकाशित नहीं हुआ है, जबकि कृतिलता और पदावली प्रकाशित हो चुका है और कृति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली के आधार पर, कृति पताका के आधार पर, कृति लता के आधार पर, उपयुक्त सभी? तो सही आंसर होगा, विद्यापति को मैथिल कोकिल जिस कारण वो कहलाए हैं, तो मैथिल कोकिल कहलाने का कारण है उनकी रचना पदावली के चलते। किसके चलते? पदावली के चलते। अगला प्रश्न है, देसिल बौना सब्जन मिठा या प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? देसिल बौना सब्जन मिठा या प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने या कवि गंग ने? देसिल बौना सब्जन मिठा या प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो ये प्रसिद्ध उक्ति विद्यापति ने की है। किसने की है? विद्यापति ने की है। दसिल बौना सब्जन मिठा, याद रखना, ये आ गया, समझे विद्यापति ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यापति, बी है सूरदास,
यही दोनों में हम ऑप्शन देखते हैं क्योंकि यही दोनों में कोई है। तो अभिनव जवदे जिनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और अभिनव जवदे भी कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह। विद्यापति किसके किसके आश्रित कवि थे, यानी किसके राजाश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह। किसके थे? कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथ पंथी साधकों में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा नाम है जो नाथ नहीं है, नाथ पंथी में नहीं है, यानी नाथ नहीं है? नाथों की संख्या कितनी थी? 9। तो इनमें से कौन है जो नाथों में शामिल नहीं है? तो पहला है जलंधरी पाव, भरथरी, कन्हप्पा या चुनकर नाथ। तो आपको सबको पता है पा शब्द लगा हुआ है कन्हप्पा में, तो सिद्ध है, नाथ तो नहीं है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, कन्हप्पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहप्पा का, कुकरिप्पा का, सबरप्पा का या गोपीचंद का? तो सिद्ध साहित्य, सिद्ध तो सरहप्पा भी है, सबरप्पा भी है, कुकरिप्पा भी है, क्योंकि ये सब क्या है? सब क्या है? सब के अंत में पा लगा हुआ है, ये समझ लेना है। सभी क्या है? सिद्ध है, जबकि गोपीचंद सिद्ध नहीं है। गोपीचंद सिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध किससे है? नाथ से है, सिद्ध से है, रासो से है, जैन से है। तो किस साहित्य से है? तो सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ या चुनकर नाथ? तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो आदिनाथ थे। कौन थे? आदिनाथ थे। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 86, 11, 84, 9। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। न से नाथो, न से नो, याद रखना, नाथो 9। तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? चरपटनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या जलंधरनाथ? तो याद रखना, नाथ पंथ के प्रवर्तक अगर दोनों शामिल हो तो ये दोनों हो जाएंगे, है ना। अगर मत्स्येंद्रनाथ ना हो तो गोरखनाथ होंगे। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक दोनों माने जाएंगे, है ना, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका मत्स्येंद्रनाथ नहीं आए हैं, तो सिर्फ गोरखनाथ हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर गोरखनाथ को ही नाथ पद का प्रवर्तक माना जाता है, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बतावें। गोरखनाथ के गुरु का नाम बतावें। मत्स्येंद्रनाथ, गोपीनाथ, चुरंगीनाथ या चुनकर नाथ? तो क्या होगा? तो गोरखनाथ के गुरु जो थे वे कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ थे। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ये कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठ पूर्वक योग या डी ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, यानी दोनों का योग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाथ संप्रदाय में हठ योग का तात्पर्य है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र। ये याद रखना, परीक्षा में कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ ने, गौतम बुद्ध ने, कबीर ने या गुरु नानक ने? तो हठ योग का उपदेश देने वाले कौन है? तो गोरखनाथ हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक जो था वो कौन था? तो वज्र था। क्या था?
वज्र था। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट या संधा। सो सिद्ध, स से सिद्ध, स से संधा, स से सिद्ध, स से संधा। तो सिद्ध कवियों के प्रयुक्त भाषा क्या है? तो संधा भाषा है। कहीं संध्या भाषा भी मिलेगा, तो संधा संध्या दोनों मान के चलना है। कहीं साध्या भी मिलेगा। तो सिद्ध से स से सिद्ध होता है, स से संध्या होता है। तो क्या आंसर होगा? संधा भाषा। कहीं आपको संध्या भी मिलेगा, कहीं साध्या भी मिलेगा, तो सभी सही है, सभी को लेकर चलना है। तो सिद्धों की भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा थी। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा संध्या या साध्या भाषा कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। मित्रों, अभी आपके सामने महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को लेकर हम आए थे। आपको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन कीजिएगा, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का जितना रिवीजन कीजिएगा, उतना आपको समझ में आएगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आते हैं। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, और भारतीय विजन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आऊँ तो आपके सामने पहुँच जाए। मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।